कि जब वोट सीट होती है तब वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है। क्या इशारा है वोटिंग परसेंटेज कम होने का? जिस प्रकार कोई भी प्रत्याशी किसी पार्टी का छोड़कर दूसरी पार्टी का प्रत्याशी बन रहा है, इस पार्टी का प्रत्याशी उस पार्टी का प्रत्याशी बन रहा है, इससे भी मतदाताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। और कई जगह ये चीज़ रिजल्ट सामने आता है कि जहाँ भी वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो कांग्रेस उसको अपना प्लस मानती है। जिस तरह से जो हो हल्ला और जिस तरह से प्रचार प्रसार था सोशल मीडिया पे, जमीन पे तो वो दिखाई नहीं दिया। क्योंकि ये चुरू का चुनाव था वो राठौड़ वर्सेस कस्बा हो गया, बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दों से भटक गया, सारे मुद्दों से भटक गया और सिर्फ ओनली टू जाति पे चुनाव चला गया। एक स्कूल में मैं गया तो वहाँ एक स्वीप का वोटिंग के लिए जागरूकता का कार्यक्रम चल रहा था। 5वीं कक्षा तक के बच्चे बैठे हुए थे। उनको एक मैडम बोल रही है कि वोट जरूर देना है, वोट। अब वो बच्चे वोट नहीं देंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ नागेश जी कि आप 2014 से तो कंपेयर ही मत करिए। वोट नहीं दिया, मैंने क्यों वोट नहीं दिया कि मेरे वोट देने से क्या फ़ायदा होगा, जीतेगा तो मोदी। मोरिया बोल जाएगा, गंडकड़ा बोल जाएगा। और हाँ, जो कांग्रेस के बेस वोट थे उनकी वोटिंग भी कम हुई है। आप आंकड़े देखिए, दोनों पार्टियों के हो गए लेकिन बीजेपी के थोड़े ज़्यादा कम हुए। नहीं, दोनों को नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी के भरोसे ही चुनाव लड़ते हुए नजर आए। उनमें सत्ता पक्ष की जीत को लेकर के लोगों में इतनी ज़्यादा निश्चिंतता हो, उन्हें ऐसा लगता हो कि वो तो जीत ही रहा है और वो देखे हम तो घर बैठे, हमारा एक वोट डाल देने से क्या हो जाएगा। Central Children's Academy, Tuzla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, केडीएस राजस्थान में सर्वप्रथम आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों को लेकर प्रथम चरण की वोटिंग हो चुकी है, जिसमें भारत में 102 सीटों के लिए लोकसभा के लिए वोटिंग हो चुकी है और राजस्थान में प्रथम चरण में 12 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। और जो वोटिंग हुई है उसके बाद में चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। मेरे पास भी इसी बात के लिए बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि ये जो वोटिंग जो कम हुई है ये क्या इशारा करती है, क्योंकि राजस्थान में जो वोटिंग हुई है वो पिछले 2019 के मुकाबले 6% कम हुई है और 57.87% वोटिंग हुई है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा यदि हॉट सीट की यदि हम बात करें, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं गर्म थी और राष्ट्रीय स्तर तक हर मीडिया इस बात को कवर भी कर रहा था कि ये कैसी लहर है, क्योंकि यहाँ चुरू लोकसभा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर राहुल कस्वा, जो कि पूर्व में 2 बार यहाँ से सांसद थे और वो नाराज़ हुए, उनकी टिकट कटी और वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस से प्रत्याशी और बीजेपी से प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया। कहीं ना कहीं मामला बहुत गरमाया और कहा जा रहा था कि चुरू हॉट सीट है, पूरे राजस्थान की नज़र है। तो वहाँ भी लेकिन चौंकाने वाली बात ये हुई कि जब हॉट सीट होती है तब वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है, लेकिन फिर भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी नहीं। चुरू की यदि बात की जाए तो पिछले 2019 के मुकाबले 2.68% यहाँ भी वोटिंग घटी और यहाँ पर वोटिंग हुई 62.98%। तो ये कैसी लहर है? किसी भी जगह पर मतदान कम होने के अनेक रीज़न होते हैं और उन रीज़न्स पे हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है। तो मैं अकेला न बताकर मेरे साथी मौजूद हैं और आज इस विषय पर ही हम बात करेंगे। मेरे साथ में जो मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय मैं करवा देता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी स्वामी मेरे साथ में मौजूद हैं, साहित्यकार और सामाजिक चिंतक मेरे साथ में घनश्याम नाथ जी कछावा मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश जी दादीच मेरे साथ में मौजूद हैं। क्या कारण होता है वोटिंग परसेंटेज कम होने का और क्या इशारा है वोटिंग परसेंटेज कम होने का? क्यों मतदाता इतने वोट देने के प्रति उत्साहहीन कहें या उदासीन कहें देखे गए? एक बड़ा कारण अपन मान लेते हैं कि शादी विवाह की सीज़न, लेकिन ये मामला देश के चुनाव का है तो कहीं ना कहीं कुछ इशारा, कुछ और तो नहीं। चलिए उस इशारों की तरफ अपन चलने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं। घनश्याम नाथ जी से शुरुआत करते हैं। घनश्याम नाथ जी, क्या मानते हैं कि ये जो वोटिंग हुई है इसका परसेंटेज ये डाउन होना, कांग्रेस दावा कर रही थी कि सत्ता विरोध है और हम जीत रहे हैं, तो सत्ता विरोध होता है तो विपक्ष में यदि सत्ता विरोध में परिवर्तन की लहर चलती है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है। और इसी तरह यदि मुख्यमंत्री भजनलाल जो कहा जा रहा था कि वो 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाए जाएंगे तो वह तो नहीं बढ़े, तो क्या इशारा क्या है ये? सबसे पहले तो नागेश जी आपको धन्यवाद कि आपने एक ऐसे विषय पर आज ये चर्चा रखी है जो विषय वर्तमान में हर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर एक सवाल कर रहा है कि हम वोट क्यों नहीं दे पा रहे हैं। आप मानिए कि आधे व्यक्ति यानी 100 व्यक्ति की हम एक अनुपात माने तो 50 व्यक्ति ही उसमें वोट दे रहे हैं, 50 व्यक्ति वोट ही नहीं दे पा रहे। तो सरकार चुनेंगे, उसमें से आधे 50 में से आधे व्यक्ति सरकार चुनेंगे, आधे व्यक्ति दूसरी सरकार चुनेंगे,
तो मतलब 25% लोगों का मतों से अगर सरकार चुनी जाएगी तो 75% लोगों के मतों से सरकार नहीं चुनी जाएगी, तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, उसके बाद में भी यहाँ इतना प्रतिशत घटना इस बात की ओर इंगित करता है कि कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में कुछ ऐसे सवाल है जिन सवालों का जवाब हमारे राजनेता नहीं दे पा रहे। महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि 7 जघन्य पाप है, उसमें से एक जघन्य पाप था कि नैतिकता के बगैर राजनीति, यानी मूल्यों के बगैर राजनीति। आज जिस प्रकार राजनीति मूल्य विहीन हुई है, जिस प्रकार कोई भी प्रत्याशी किसी पार्टी का छोड़कर दूसरी पार्टी का प्रत्याशी बन रहा है, इस पार्टी का प्रत्याशी उस पार्टी का प्रत्याशी बन रहा है, इससे भी मतदाताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और वो लोग वोट नहीं देने जा रहे। दूसरा बड़ा कारण इस चुनाव में ये मानता हूँ कि लोगों ने तो रुचि दिखाई, लेकिन जो पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं, दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारी कार्यकर्ता, उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। अगर आप ये चुनाव अगर पार्षद का माने तो वोटिंग परसेंटेज 80, 82, 85 जाती है। बिल्कुल। और अगर ये एमपी का चुनाव हो, वहाँ ये परसेंटेज 62, 60 के ऊपर आता है। इसका यही कारण है कि कार्यकर्ताओं में मेहनत नहीं कर पा रहे, और सरकारी जितना भी प्रचार प्रसार था वो भी कोई काम नहीं आ रहा। तो मतदाताओं के पास क्यों नहीं जा पा रही हमारी ये आवाज़, ये लोकतंत्र किस तरह से मजबूत होगा, ये किस तरह से मतदाता नहीं समझ पा रहे, इसके लिए ये सोचने का विषय है। और मैं ये कहना भी चाहूँगा कि हमारे यहाँ चुनाव वोट देना एक ऐच्छिक विषय है, उसे अब सोचना पड़ेगा, हम उसे अनिवार्य विषय बनाएं कि वोट देना हर आदमी के लिए अनिवार्य है, तब जाके कहीं हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। ऐसे तो धीरे धीरे करते करते एक ये स्थिति आ जाएगी कि हमारे वोटिंग परसेंटेज और कम होते जाएंगे, तो सही चुनाव लोकतंत्र में ये नहीं होगा। बिल्कुल, लोकतंत्र के एक विषय का चिंतन आपने किया और एक ध्यान इंगित किया। और कहीं ना कहीं अगर चूरू लोकसभा की मैं बात ज़्यादा करूँगा, विषय पर रहूँगा, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की यदि हम देखें, मीडिया की यदि हम देखें, तो जिस तरह से जो हो हल्ला और जिस तरह से प्रचार प्रसार था सोशल मीडिया पे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हैंडलर्स थे उनका जिस तरह से प्रचार प्रसार था, तो ज़मीन पे तो वो दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा वोटिंग परसेंटेज बढ़ने वाला है, बूम होने वाला है। क्या कहेंगे अखिलेश जी, जिस तरह से सोशल मीडिया पर जितना बड़ा हवा लग रहा था वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया ज़मीन पर? देखिए, ऐसा है कि आप एकदम सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो, जो भी हो, और माहौल भी था, क्योंकि आज जो यूथ हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनके सबके हाथ में मोबाइल है। सब जितने भी ये वायरल वीडियो आते हैं उनमें देखते हैं सब कुछ, तो वो एक मतलब उत्साह भी जगता है। लेकिन सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि जिस दिन मतदान होता है उस दिन हम वोटिंग की जो प्रतिशत देखते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। अब अपन चूरू लोकसभा की बात करें, चूरू लोकसभा में अभी चुनाव है जो पूरे राजस्थान में हॉट सीट माना जा रहा है, और सबकी नज़रें भी यहाँ पर चूरू के चुनाव पे थी। मेरा भी आकलन था कि ये 67 या 68% चूरू लोकसभा में मतदान होगा। लेकिन ये जब कल कंटिन्यूटी जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो धीरे धीरे जो स्टार्टिंग का जो शुरुआत में 7 से 9-10 बजे तक तो थोड़ा सा चला, 11% कुछ आया। उन्होंने सोचा कि ये 6 बजे तक आराम से 68% जाएगा, लेकिन ये 62% तक जाना एक तरीके से खराब मानता हूँ मैं। और इतने सारे वोट हैं वो सारे बच गए। अभी घनश्याम जी ने भी एकदम सही बात कही कि पार्षद का चुनाव होता या विधायक का चुनाव होता तो जरूर ये 70, 72, 71 तक जाते हैं, और इतना हो भी जाता है। कई किस तरफ है जनता का? जनता का सारा ये देखिए कि आज तक का रिकॉर्ड है और इतिहास है कि जब भी वोटिंग प्रतिशत, जो मैंने स्टडी की है, जो एनालिसिस हम करते हैं, एनालिसिस में कई जगह ये चीज़ रिजल्ट सामने आता है कि जहाँ भी वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो कांग्रेस उसको अपना प्लस मानती है। बीजेपी जब भी आता है कि बीजेपी के अगर वोट बढ़े, प्रतिशत मतदान प्रतिशत बढ़ाए, तो बीजेपी मानती है हम बूम कर रहे हैं और हम प्लस हैं। लेकिन अब ये बहुत बड़ी चूरू लोकसभा में एक विपदा आ गई दोनों पार्टियों के सामने कि उनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि दोनों पार्टियों से मेरी बात हो रही है, कंटिन्यूटी लगातार हो रही है, कई दिनों से हो रही है, और आज भी हुई, कल भी हुई। तो उसमें जब विश्लेषण मैंने किया तो कोई संतुष्ट नहीं है, दोनों ही पार्टी अपने आप में संतुष्ट नहीं है। हालांकि दावे अपनी तरफ से किए जा रहे हैं कि हम यहाँ से 10,000 लीड कर रहे हैं, कोई हम 15,000 यहाँ से लीड कर रहे हैं, 10,000 कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ अंदर ही अंदर घुटन है कई जगह। क्योंकि ये चूरू का चुनाव था वो राठौड़ वर्सेस कस्बा हो गया, बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दों से भटक गया, सारे मुद्दों से भटक गया, और सिर्फ ओनली टू जाति पे चुनाव चला गया, और राठौड़ वर्सेस लड़ाई, ये काका भतीजा की टाइप में ये तो स्लोगन चल रहा है, वो फाइट शुरू हो गई। उसका असर कई जातियों पे विशेष भी दिखा तो कई जातियों पे कम भी दिखा। वोटिंग प्रतिशत कम होने के पीछे ये भी कारण था कि यार एक जाति का चुनाव हो गया, एक जाति विशेष का चुनाव हो गया, लोगों में निराशा फैल गई। दूसरा कारण ये भी था कि शादियों का पीक सीजन था,
तो लोग बाहर चले गए, लोगों का उत्साह। अब मोदी भक्त की बात करें, मोदी भक्त करते हैं, समझ लो कांग्रेस के भी हों, सब कुछ है, लेकिन वोटर है वो जब आंकड़े देखते हैं तो वो इतने निकल के नहीं आए सामने, क्योंकि ये अब क्या कहें इस बारे में, मतलब सीधे सपाट बात यही है कि लोगों में कुछ न कुछ चल रहा है, कुछ न कुछ तो इशारा है, और इसीलिए मैंने ये बात लेने की कोशिश की है। जहां इन्होंने कहा, घनश्याम जी ने कहा कि जहां नेता पार्टी बदलते हैं तो उससे लोगों में निराशा आती है, तो इन्होंने कहा कि चुनाव जो है राष्ट्रीय मुद्दों से हटकर कहीं न कहीं जातिवाद या राठौड़ वर्सेस कस्बा बनकर के रह गया। तो बिल्कुल कांग्रेस में जब राहुल कस्बा ने एंट्री की तब कांग्रेस अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत मानने लग गई, और कांग्रेस मजबूत भी हुई, और कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ताओं में खुशी भी हुई। खुशी भी थी कि हमें एक अच्छा कैंडिडेट मिला है, अच्छा मजबूत कैंडिडेट मिला है, उससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। हाँ, वोटिंग प्रतिशत बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बढ़ा। कुछ जाति विशेष या कुछ अदर कास्ट है, उनके वोटिंग प्रतिशत बढ़े भी हैं। कहीं अगर अपन बात करें, नौर की बात करें, तारानगर की बात करें, तो वहां पर वोटिंग प्रतिशत बढ़े हैं, और कई जगह वो नहीं बढ़े, बिल्कुल नहीं बढ़े। जैसे सरदार सर है, वहां भी कम वोटिंग प्रतिशत हुआ है, सुजानगढ़ है, रतनगढ़ है, तो वो 60 क्रॉस नहीं कर पाए, और कहीं 60 वो ज्यादा क्रॉस हुए। तो इसके पीछे भी राजनीतिक मायने अलग अलग अपने अपने हिसाब से लोग निकाल रहे हैं। हर कोई वोटिंग प्रतिशत का, बूथों का आंकलन लोग कर रहे हैं। उसके अनुसार कांग्रेस मान रही है हम 1 लाख वोट से जीत गए, बीजेपी मान रही है हम 1 लाख वोट से जीत गए। अब यहाँ का जो गणित है वो हार जीत का, वो मुझे लग रहा है एक के अंडर ही होगा। बिल्कुल, चलिए आगे और बढ़ते हैं। सुनील जी भी मेरे साथ में हैं। सुनील जी, क्या मानते हैं कि किस तरह से, क्या ये लोगों में उदासीनता है, या कि नेताओं के प्रति या राजनीति के प्रति क्या मोह भंग हो रहा है लोगों का? देखिए, जैसे अभी बात चल रही थी सोशल मीडिया, इसके जितने अच्छे पहलू हैं उतने बुरे पहलू भी हैं। सोशल मीडिया का एडिक्शन, तो ये भी इसके लिए एक जिम्मेदार है। आदमी एक नकली दुनिया में जीता है, खासकर आज का जो यूथ है बहुत सारी सोशल साइट्स पे रहता है, गेम्स में रहता है। मैंने खास तौर पर इस चुनाव में देखा कि यूथ में कोई रुचि नहीं थी। बिल्कुल, तो यूथ में रुचि नहीं होना ये एक बड़ी चिंता का विषय है। बुजुर्गों में नहीं होना या महिलाओं में नहीं होना। बिल्कुल, 90 लाख नए राजस्थान में नए वोटर्स जुड़े इस बार, लेकिन उतनी वोट युवाओं ने किए नहीं। और आप बूथ पर जाकर देखिए, मैं मेरे बूथ की बात करता हूँ, सब वरिष्ठ नागरिक बैठे हुए थे, यूथ मेरे हिसाब से 1 दर्जन भी वहाँ पर नहीं थे। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। तो और मैं आपको एक थोड़ा सा, मैं उनकी आलोचना नहीं करता, लेकिन जो सरकारी कार्यक्रम चलते हैं, जैसे कि स्वीप का कार्यक्रम चलता है जागरूकता के लिए, वो भी ठीक तरह से अपना काम नहीं कर पा रहा है। मैंने देखा कि वो स्कूलों में जाते हैं। एक स्कूल में मैं गया तो वहाँ एक स्वीप का वोटिंग के लिए जागरूकता का कार्यक्रम चल रहा था। 5वीं कक्षा तक के बच्चे बैठे हुए थे। उनको एक मैडम बोल रही है कि वोट ज़रूर देना है, वोट। अब वो बच्चे वोट नहीं देंगे। आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे जाकर, एक 10 साल का बच्चा घर जाकर बोलेगा कि मम्मी वोट जरूर देना है? ये जागरूकता की कमी आप कहना चाहेंगे इसको? सरकारी कार्यक्रम सही दिशा में नहीं गए। जैसे कि नुक्कड़ नाटक हो सकते हैं, घर घर जाकर संदेश दिया जा सकता है। आप मतलब वो औपचारिकताओं में चले गए। स्कूल में गए, बच्चों को बोल रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, उन बच्चों का वोट ही नहीं लगता, वो बालिग ही नहीं हुए हैं। तो आपका कार्यक्रम, जो मुख्य जो चुनाव आयोग का जो कार्यक्रम है वही ठीक से नहीं चल रहा है, तो आप जनता को कहाँ दोष दे रहे हैं? नहीं, जागरूकता की कमी एक विषय आपका हो सकता है, लेकिन मैं इसमें मानता हूँ कि सर कहीं ना कहीं ये कुछ इशारा है जनता का। ये जनता का कुछ इशारा है कि लोकसभा की वोटिंग की ही यदि हम बात करें तो वो भी प्रतिशत घटा है 2019 में। जब हम 2014 की बात करें तो 2014 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, क्योंकि सत्ता विरोध था और परिवर्तन की एक लहर चली, जिसमें मोदी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आई। और 2019 में भी एक माहौल ऐसा बना कि प्रधानमंत्री मोदी से लोग बहुत सारी आशाएं लिए थे और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ नागेश जी कि आप 2014 से तो कंपेयर ही मत करिए। वो एक नया युग था, एक नए युग की शुरुआत थी। नरेंद्र मोदी एक सितारे की तरह उभरे थे। चाहे आप बीजेपी की बात करें, परिवर्तन का एक माहौल था। तो वहाँ पर एक माहौल था और एक लोगों को एक उम्मीद आई थी कि एक नया सितारा आया है। एक सितारे की तरह उनको प्रेजेंट, या कह सकते हैं उनकी मार्केटिंग की गई थी। तो वो माहौल अलग था और 2019 में वो माहौल कायम था। इस बार विपक्ष कुछ चीज़ें इस तरह की पोस्ट करने में कामयाब हो गया कि थोड़ा सा नेगेटिव माहौल कर दिया जाए, थोड़ा सा नेगेटिव किया जाए। विपक्ष ने नेगेटिविटी छोड़ी मार्केट में, बेरोजगारी है, गरीबी है,
जो अच्छाइयाँ और जो बहुत अच्छे काम हुए इन सरकारों में उनको दबाने की पूरी कोशिश की गई और सिर्फ नेगेटिविटी बिखेरी गई, नेगेटिविटी परोसी गई। जैसे कि आपने ऐड देखे होंगे, कई ऐड इस तरह के, तो कम से कम नेगेटिव ऐड नहीं देने चाहिए थे मेरे हिसाब से। आप अपना प्रतिद्वंदी उसे लड़ाई लड़ रहे हो, नेगेटिव ऐड मत दो कि गरीबी बढ़ गई है, देश पीछे जा रहा है। बिल्कुल, ये एक विषय लंबा हो सकता है। अपन एक पॉइंट पे ही रहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो कम रहने का इशारा, क्या इशारा मानेंगे आप? चूरू की बात करें तो ये एक यक्ष प्रश्न टाइप का हो गया है एक्चुअली यहाँ पर। ये सवाल का उत्तर 4 जून को मिलेगा। बिल्कुल 4 जून को मिलेगा। हर आदमी अपना विश्लेषण कर सकता है, हर आदमी अपना दावा कर सकता है, कयास लगा सकता है। मेरे हिसाब से ये 4 जून को ही पता चलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अंडर करंट मोदी वेव अब भी है, वो पूरा मीडिया बोल रहा है और बिल्कुल साफ है और उसका असर कहीं ना कहीं होगा। बिल्कुल, ये देखा जाएगा आमतौर पर। यदि मेरे अनुभव की बात करूं और अखिलेश जी की उस बात से मैं सहमत हूं कि जब भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ है और कांग्रेस फ़ायदे में रही है। लेकिन इस रूप को, इस बात को कैसे देखते हैं घनश्याम जी? क्या ये जो वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है तो क्या इसमें बीजेपी का नुकसान देखते हैं या वजह कुछ और रही होगी? नहीं, नुकसान किसी का नहीं है। पिछली बार वोट ज़रूर कम हुए हैं। मैं बताऊँ, मैंने 2 वोटरों से बात की अपने एक सर्वे करने के लिए। जब मैंने एक बीजेपी के वोटर से बात की तो उसने ये कहा कि भाई ठीक है, उसने वोट नहीं दिया। मैंने क्यों वोट नहीं दिया? कि मेरे वोट देने से क्या फ़ायदा होगा, जीतेगा तो मोदी। अच्छा। फिर मैंने एक कांग्रेस से जिसने वोट नहीं दी उससे बात की। मैंने कहा आपने क्यों वोट ख़राब किया, वोट क्यों नहीं दिया? तो उसने ये कहा कि मैं वोट देकर क्या करूँगा, मैं वोट दूंगा जाएगा तो मोदी के पास ही। और सब ये मीटिंग हुई, सेटिंग हुई है, वो सेटिंग हुई है। कुछ लोग घर बैठे बैठे ये सोच लेते हैं कि जितना तो उसी पार्टी को है और वो वोट नहीं देते। दूसरी बात कि सरकार को अभी ये एक जो आपने सुनील जी ने वो बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई स्वीप कार्यक्रम के बारे में। वो सरकारीकरण हो गया उस कार्यक्रम का, वो जनता के बीच में नहीं जा पा रहा। और ये जो अपने जो नेतागण भी है ये भी चाहते हैं कि हमारे केवल वोटरों को भी ये सम्मान मिले। इस बात की सरकार भी नहीं चाहती, जो भी दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि भी कोई वोटर समझदार हो। आप देख लीजिए मैनिफेस्टो जो है, जो सबसे मुख्य चीज़ होती है, आप किसी वोटर को पूछ लीजिए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 5 बातें बताइए या बीजेपी के मैनिफेस्टो की 5 मुख्य बातें बताइए। बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे। लोग मैनिफेस्टो पढ़ते ही नहीं, खाली जो प्रचार वचार है ऊपर देख लिया, मंदिर बन गए या कुछ ये बन गए, मुद्दों पर चुनाव देते हैं, या फलाना अमीर जाति का आदमी है वो इस पार्टी में आ गया, उस पार्टी में उस पर वोट दे रहे हैं। तो अभी तक हमारा जो लोकतंत्र परिपक्व नहीं हुआ, इसे परिपक्व करना चाहिए। सरकार को ये चाहिए कि आप कोई व्यक्ति 3 बार अगर वोट नहीं दे तो उसकी कुछ ना कुछ उस पर पेनल्टी लगानी चाहिए। जैसे आप 3 बार वोट नहीं दे है, और ये करना ही पड़ेगा भारत के अंदर कि अगर आप ये कहते हो कि 3 बार वोट दे। कल किसी ने मजाक भी की थी कि अगर आप किसी भी चुनाव का जब पोलिंग हो रही है उसके पास में खाने का आयोजन कर दो आप कि भाई यहाँ जीवन है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो जो लोगों की खाने में तो रुचि है और वोटों में रुचि नहीं है, ये जो कारण बन रहा है, ये कारण बड़ा सोचनीय कारण है। अब तक हमारे जो भारत के मतदाता है ये इतने समझदार नहीं हुए। चुनाव किसी और ज्यादा लग रहा है, ऐसे कोई इशारा है? चुनाव देखिए, आप ये मानिए कि चुनाव पिछली बार जो चुनाव का रिजल्ट था लगभग रिजल्ट वही आने हैं। चौंकाएगा? नहीं, कुछ नहीं चौंकाएगा, क्योंकि जो कांग्रेस की जो वोटिंग परसेंटेज है तो वो परसेंटेज भी बहुत कम हुई है। जहाँ 72% वोटिंग मुस्लिम दोनों ही पार्टियों को डाउन गया है। जो कांग्रेस के बेस वोट थे उनकी वोटिंग भी कम हुई है। आप आंकड़े देखिए, मैं कल से ये आंकड़े देख रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि बहुत उनके भी आंकड़े कम हुए और लोगों ने जानबूझ के वोट नहीं दिए। तो क्या चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा? अखिलेश जी क्या कहेंगे, या कि वैसा ही कुछ रहने वाला है? देखिए, चौंकाने वाला अभी कहा नहीं जा सकता। मुझे लग रहा है खड़ा सिक्का है, कहीं भी गिर सकता है। मैं खड़ा सिक्का मानता हूँ। तो खड़े सिक्का के अनुसार चाहे राहुल जीते चाहे देवेंद्र जीते, अभी इस पे कमेंट करना या दावा करना या फाइनली कहना, क्योंकि चुनाव इतना खतरनाक घूम गया है कि सब बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के समझ के बाहर हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग बहुत एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे, वोट जो कम हुए हैं दोनों पार्टियों के हुए हैं, किसी एक पार्टी के नुकसान हुआ है? दोनों पार्टियों के हुए हैं, लेकिन बीजेपी के थोड़े ज़्यादा कम हुए हैं। बीजेपी को इसमें ज़्यादा नुकसान लग रहा है? हाँ, मुझे लग रहा है बीजेपी के वोट ज़्यादा कम हुए हैं। बिल्कुल। और आप क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है, किसको नुकसान हुआ इसमें? नहीं, दोनों को नुकसान हुआ है। मैं नहीं मानता कि किसी एक पार्टी के वोट कम हुए हैं। और जैसे कि मुद्दों की बात करी आपने, तो हंसी आती थी जब हम गाँव में जाते थे कवरेज के लिए। तो ये जैसे घनश्याम जी ने कहा, भारत का लोकतंत्र इतना अपरिपक्व है।
जो जानवरों की बातें करता है, मोरिया बोल जाएगा, गंडकड़ा बोल जाएगा। और हाँ, हमने एक बुजुर्ग से कहा कि उन्होंने कहा मोरिया बुला देंगे, तो उनके पास एक बुजुर्ग बैठे थे, वो इस तरह की बात करने लग गए। यहाँ की लोकोक्ति है। लोकोक्ति नहीं है, ये राजनेताओं ने, एक तेज तर्रार राजनेता ने एक शगुफा छोड़ा, और वो एक इस तरह का। तो आप मुद्दों पर आइए ना। बीजेपी कम से कम इस बात के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पक्ष लूँगा बीजेपी का, कि उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे रखे। मैं कोई एक पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना मैं किसी का कार्यकर्ता हूँ, बट उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे सामने रखे। हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। और ये यहाँ पर बोलते हैं कि हमारी जाति के वोट इतने हैं, हम हरा देंगे, हम मोरिया बुला देंगे। तो थोड़ा सा लॉजिकल बात होनी चाहिए। बिल्कुल, ये मैंने कुछ चर्चा लेने की कोशिश की, और एक पक्ष मैं अपना भी रखता हूँ। कहीं ना कहीं ये कुछ मेरे जो साथ मित्र हैं उनसे मैं सहमत भी हूँ कि कहीं ना कहीं जो चुनाव है, ऐसा लग रहा था कि चुनाव अपना मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा का भटक करके कहीं जो है जातिवाद पे, या कहीं जो है कस्बा वर्सेस राठौड़ इस चुरू लोकसभा में बनता हुआ दिखाई दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यदि मैं बात करूं, तो मैंने भी ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी के भरोसे ही चुनाव लड़ते हुए नजर आए। उनमें कोई प्रकार का ऐसा कोई खास उत्साह देखने को नहीं मिला। और भाजपा का एक दावा था कि वोट, मैं कहूँगा कि ये दोनों ही पार्टियों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। क्योंकि जब भी वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ता है, तो उसमें 2-3 जो मुख्य कारण होते हैं कि सत्ता विरोध की यदि लहर हो, या ऐसा कोई मुद्दा हावी हो, जनता एक रुचि करके, एक उत्साह के साथ उस मुद्दे पे वोट करती है, तो दोनों ही स्थिति में, और यदि सत्ता का विरोध होता है तो दोनों ही स्थिति में वोटिंग की परसेंटेज बढ़ती है। वोटिंग की परसेंटेज जो घटने के कारण होते हैं, उसमें मैं मानता हूँ मेरी तरफ से जो कारण है वो कहीं ना कहीं, या व्यक्ति दोनों ही जितने भी कैंडिडेट जो चुनाव में खड़े हैं उन सभी के प्रति उनका उदासीन रवैया होना जनता का हो सकता है, कि वो दोनों जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं वो उनसे खास वो उम्मीद नहीं लगाए हुए हैं। और ऐसा कुछ यदि हो, और या सत्ता पक्ष की जीत को लेकर के लोगों में इतनी ज़्यादा निश्चिंतता हो, जो आप कह भी रहे थे कि सत्ता पक्ष की जीत को लेकर के लोगों में इतनी ज़्यादा निश्चिंतता हो, उन्हें ऐसा लगता हो कि वो तो जीत ही रहा है, और वो देखें हम तो घर बैठे, हमारे एक वोट डाल देने से क्या हो जाएगा। शायद कारण जो भी रहे होंगे, परिणाम जो आएगा वो चौंकाने वाला आएगा, या कि वैसे ही जो पर्टिकुलर है वो ही आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ भी हो, मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ तो जनता का ये इशारा ज़रूर है, जो घटती हुई वोटिंग परसेंटेज है। कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को, राजनीतिक पार्टियों को सोचने की ज़रूरत है कि जनता की भागीदारी इस लोकतंत्र को सुदृढ़ बढ़ाने में, इस देश को मजबूत बनाने में, जनता की जब तक पूरी तरह से भागीदारी नहीं होगी, 100% मतदान की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम लोकतंत्र मजबूत और देश मजबूत की बात जो करेंगे वो कहीं ना कहीं कल्पना ही लगेगी। बाकी जो परिणाम 4 जून को आएंगे वो सब कुछ तय कर देंगे। ये कुछ खास मैंने चर्चा करने की कोशिश की। मैं नागेश कुमार कौशिक, घनश्याम नाथ जी कच्छावा, अखिलेश जी दादीज और सुनील स्वामी के साथ, और कैमरे पर अरविंद विश्वेंद्रा के साथ आप सभी का धन्यवाद।